पूरे 4 साल बाद मयंक कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए मयंक काम करता था। मयंक अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही मयंक की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नजरें दिव्या को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये दिव्या मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। मयंक एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने दिव्या के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। मयंक ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को, वो तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। मयंक अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि दिव्या उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए मयंक उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन दिव्या बालकनी में आकर खड़ी हो गई और मयंक की तरफ देखने लगी। मयंक भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हूँ। मयंक से नजरें मिलते ही दिव्या के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। मयंक भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। दिव्या सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद मयंक दिव्या को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। मयंक यही बात दूसरी बार दिव्या के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सहाय करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। मयंक अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी मयंक को मिलने आते रहे और दिव्या को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली दिव्या इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे सिवा दिव्या के। मयंक चाहता था कि दिव्या भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद दिव्या ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त मयंक और दिव्या अच्छे से मिल पाए। मयंक दिव्या के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने दिव्या को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। दिव्या सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो दिव्या तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। मयंक कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो मयंक उठा और दिव्या को पुकारने लगा। जब दिव्या पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। मयंक बाद में दिव्या को देखने लगा तो दिव्या उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब मयंक सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि दिव्या ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। मयंक अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि दिव्या से ज्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही दिव्या की मदद करना शुरू कर दिया था। मयंक के हाथ बटाने से दिव्या को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। मयंक ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि दिव्या अब वो दिव्या नहीं रही थी जिसे मयंक शादी करके लाया था, वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये दिव्या तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। मयंक दिव्या को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। मयंक का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर मयंक को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है।
और सोचो आगे चलकर दिव्या को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मयंक हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने मयंक को समझाया था, मयंक भी उनकी बातों में आ गया। अब मयंक दिव्या की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने मयंक को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। मयंक ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना मयंक कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद मयंक ने यह फैसला किया कि वह अब दिव्या के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर दिव्या भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी मयंक को इजाजत दे दी। मयंक चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब दिव्या नौकरी करती और मयंक घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। दिव्या घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की मयंक के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी दिव्या का हाथ न बटाया करता। मयंक अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता। कभी कभी दिव्या उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। दिव्या तो बीमार थी, लेकिन एक बार मयंक बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में मयंक के पास सिर्फ दिव्या थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे मयंक को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो दिव्या के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो दिव्या का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि दिव्या के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। मयंक को अब अपना दर्द दिव्या के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू मयंक की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए दिव्या से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।